हुए हैं, उनका कोई झंडा बरदार है, तथाकथित लीडर है, तो उनका नाम ओवैसी है, AIMIM पार्टी है। अब याद करिए, शाहीन बाग में आकर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वारिस पठान इत्यादि ने बहुत सारे भाषण किए। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने साफ तौर पर कह दिया है कि मंडल परिषद, जिला परिषद करकान और 9 मुंतखब सरपंचों को अगर वो काम नहीं करेंगे तो ओहदे पर बरकरारी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मार्च में ग्राम पंचायतों का अचानक दौरा करेंगे और पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत कामों का जायजा लेंगे। नए पंचायत कानून के तहत हुकूमत नाअहल पंचायत के खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है। जिले सिरसिल्ला में 9 मुंतखब सरपंचों, मंडल परिषद और जिला परिषद करकान से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो आपाशी, पीने के पानी, बरखी, हाउसिंग और दूसरी फलाही स्कीमों पर तवज्जो दें। उन्होंने बताया कि गांव के हालात में अगर कोई सुधार नजर नहीं आया तो हुकूमत पंचायतों को कोई फंड जारी नहीं करेगी और न ही कोई नुमाइंदगी कबूल करेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत राज कानून इस तरह बनाया गया है कि इससे कोई भी नहीं बच सकता। बेंगलुरु में कल CA के खिलाफ रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली 19 साला अमोलिया लियोना को बेंगलुरु की एक अदालत ने 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया। अमोलिया को आज शिवरात्रि की तातील होने की वजह से जज शमशीन अंकुर के घर पर पेश किया। अमोलिया को कल बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में मुनक़िदा जलसे में, जहां मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे, मुवाफिक पाकिस्तान नारे लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी दौरान कर्नाटक की बीजेपी ने अमोलिया लियोना की गिरफ्तारी की तायीद की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बेंगलुरु पुलिस ने अमोलिया लियोना के खिलाफ जो दफात लगाए हैं उनमें देश से गद्दारी का दफा भी शामिल है। 20वें ऑल इंडिया पुलिस बैंड मुकाबले के सिलसिले में आज मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस बैंड ने अपना परफॉर्मेंस पेश किया। चारमीनार के पास इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुलिस के परफॉर्मेंस से सैकड़ों लोग महजूज हुए। बजरंग दल के कारकुनों ने किशनगंज के रवि दाशा मैदान को पानी और गंगा जल से धोया। बताया जाता है कि CPI के लीडर कन्हैया कुमार ने हफ्ते की शब यहाँ जलसे से खिताब किया था। बजरंग दल के कारकुनों का कहना था कि इस जलसे में कन्हैया कुमार के पहुंचने से, जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है, यह मैदान नापाक हो गया था। मुंबई पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले जर्नलिस्टों पर हमला करने के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम संजय राज बहादुर सिंह, इलाराजा परियार, राजेंद्र लक्ष्मण, कोटेश्वर राव, राकेश रामपाल यादव और जान अजीत बाबू दुराई बताए जाते हैं। बताया जाता है कि जर्नलिस्ट एक 19 साला लड़की के खुले ड्रेन में गिर जाने के बाद वाकये की रिपोर्टिंग के लिए वहां पहुंचे थे और अरकान खानदान से बातचीत करना चाहते थे। निजामाबाद के नवीपेट मंडल में नामालूम अफराद ने एक 50 साला शख्स रमना रेड्डी पर हमला करके उसे हलाक कर डाला। खानदानी झगड़ा कत्ल की वजह बताई जाती है। रमना रेड्डी 10 साल कबल अपनी बीवी को तलाक दे चुका था और उसे 3 बच्चे भी थे। मियाँ बीवी में जमीन का तनाज़ा भी चल रहा था। टीवी का आवाज बड़ा करने पर निजामाबाद में एक शख्स बाला नसैया ने अपने 40 साला पड़ोसी और मकानदार जी राजेंद्र से झगड़ा किया और फिर उसे घूंसा मार दिया, जिसके नतीजे में राजेंद्र की बरसर मौका मौत हो गई। नसैया मुकाम वाक़या से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
हीरा ग्रुप की सीईओ नोहरा शेख की खर्च की गई जायदादें तहकीकात के दौरान भी जब्ती रहेंगी। खुसूसी अदालत ने सिलसिले में अहकाम भी जारी किए हैं। मुंबई के मगरबी बांद्रा के लिंक स्क्वायर की पहली मंजिल और शेखपेट की अहम जायदाद के बशमूल जुमला 72 जायदादों को खर्च किया जा चुका है। नोहरा शेख ने इसके खिलाफ दिल्ली की अपीलेट कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर ने हैदराबाद में बताया कि रोड नंबर 12 बंजारा हिल पर वाक़ बिल्किस मंजिल समेत 299 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें अब तक जब्त की जा चुकी हैं। नोहरा शेख की जायदादें न सिर्फ तेलंगाना और आंध्रा बल्कि केरला, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों के जहनों को जहर आलूद कर रही है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए संजय रावत ने वारिस पठान की तकरीर की मजम्मत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे। शिवसेना के लीडर ने कहा कि वारिस पठान को किसने मुसलमानों का लीडर बनाया है और वो किस तरह ऐसी बात कर सकते हैं। इसी दौरान रियासती वजीर अखिलती उमूर और एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक ने वारिस पठान की रिमार्क की मजम्मत की और कहा कि ऐसे बयानात से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी मुल्क में मजलिस की तायद से मनाफरत फैलाने की मिशन पर लगी हुई है। रियासती कांग्रेस के तर्जुमान सचिन सावंत ने भी वारिस पठान के बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मजलिस के साबिक रुकन असम्बली ने ऐसा बयान देते हुए सीएए के खिलाफ जारी पुरअमन एहतजाज को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इस एहतजाज में न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भी बराबर के शरीक हैं। सूरत के म्युनिसिपल कमिश्नर ने कॉर्पोरेशन के 10 खातून ट्रेनी क्लर्क्स को सरकारी दवाखाने में बरहना खड़ा करने के वाक़े पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मुलाजिमीन की यूनियन ने बताया कि हत्ता के गैर शादीशुदा खवातीन को भी चेकअप के नाम पर उनके हामिला होने की जांच की गई। ये वाक़ा 20 फरवरी को सूरत म्युनिसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हॉस्पिटल में पेश आया। कायदे के मुताबिक ट्रेनी मुलाजिमीन की तबीयत की तकमील पर उनका फिजिकल टेस्ट किया जाता है। सूरत के मेयर जगदीश पटेल ने भी मुलाजिमीन की यूनियन के जनरल सेक्रेटरी अहमद शेख को बताया कि वो खाती अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे आज दिल्ली के दौरे पर पहुंचे। ये उनका पहला दौरा है। उन्होंने दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके हमरा, उनके बेटे और रियासती वजीर आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। शिवसेना के सरबराह और चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी, बीजेपी के सीनियर लीडर एलके आडवाणी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात करने वाले हैं। जिले वरंगल के धर्मासागर मंडल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के 50 तुलबा कल रात समेत ग़िज़ा से मुतासिर हो गए। बताया जाता है कि तुलबान को कल रात डिनर में चावल, आलू का सालन और सांभर दिया गया था, जिसके खाने के बाद तुलबा ने खै और दस्त की शिकायत की। तुलबा ने हेडमास्टर को मुत्तला किया, जिन्होंने फौरी उन्हें वरंगल के महात्मा गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। वाक़े की इत्तला आम होते ही औलिया तुलबा दवाखाना पहुंच गए और स्कूल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। 37 तुलबा को दवाखाने में शरीक कर दिया गया है, जबकि बकिया तुलबा को दवा देने के बाद घर भेज दिया गया। तुलबा ने शिकायत की कि कंट्रैक्टर धर्मा राजू गैर मियारी खाना सरबराह करता था और अक्सर सालन पकाने सड़ी गली तरकारी इस्तेमाल करता था। वरंगल के डीओ के नारायण रेड्डी ने बताया कि इस स्कूल में जुमला 250 तुलबा ज़ेर तालीम है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और कंट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के साबिक मजलिसी रुकन असम्बली वारिस पठान एक जबरदस्त तनाज़े में गिर गए हैं। उन्होंने गुलबर्गा में अपनी तकरीर में कहा था कि 100 करोड़ हिंदुओं पर 15 करोड़ मुसलमान भारी हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण समिति के लीडर बालानंद गोकर ने वारिस पठान को खुलेआम धमकी दी है, जबकि दूसरी तरफ सरगर्म सामाजिक कारकुन और वकील सैयद एजाज अब्बास नकवी ने पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। If you read Dr. Baba Saheb Ambedkar gave us liberty, equality, fraternity and justice is there. So we can protest
And what kind of statements are being made by the BJP leaders? देश के गद्दारों को गोली मारो and all. गोली से नहीं मानेंगे, गोली से मनवाएंगे. Religious harmony of the country by making such kind of loose statements. See, Waris Pathan is the last person to speak against any religion or against the country. I won't speak against it. I will never and will never. It is their figment of imagination. And see, today people are protesting. Not only Muslims are protesting in the country against the black law. Our Hindu brothers sisters Would are you like protesting. to apologize? What is there to apologize? What You is said there? 15 What is crore there? Muslims can outweigh They the remaining are 100 crore. construing it in their own way. They are construing it in their own way. But the BJP is trying to segregate us from them, which the constitution does not permit. And so that it is very clear before the nation what I said. 130 करोड़ की आबादी है हमारे देश भारत में. ये बीजेपी वाले उसमें से हमको अलग करना चाहते हैं. अरे हम इस देश का अटूट हिस्सा है. ये देश पे जितना मोदी का हक है उतना ही अधिकार वारिस पठान का अधिकार है. क्यों हमको अलग करने की बात कर रहे हैं? इनके बीजेपी के नेता हर दिन आकर गोली मार देंगे. जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं. और संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस की बात है. प्रोटेस्ट कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश. जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट. A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है. आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं. ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे आगरा और दिल्ली में ईसाई के सबब उनका मौजूदा दौरा अहमदाबाद मुख्तसर कर दिया गया है. सरकारी जराये के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का दौरे गांधी आश्रम अब तकरीबन मनसूख हो चुका है. डोनाल्ड ट्रंप गांधी आश्रम में निफ्स घंटा गुजारने वाले थे. इस तरह एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम का 20 किलोमीटर का सफर या रोड शो अब घटकर 9 किलोमीटर का हो गया है. वाशिंगटन डीसी में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके दौरे अहमदाबाद के मौके पर 7 नहीं बल्कि 10 मिलियन लोग रोड से लेकर स्टेडियम तक उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद रहेंगे. हालांकि 2 दिन कबल उन्होंने बताया था कि ये तादाद 7 मिलियन होगी. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी की जानिब से ये इत्तला पाकर उन्हें बहुत खुशी हुई है. डोनाल्ड ट्रंप ने कोलोराडो में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उनके जलसे में 60,000 अफराद भी नहीं आते. इस पर जलसे में शरीक एक खातून ने कहा कि अगर आप 1 करोड़ अफराद की गुंजाइश का स्टेडियम बनाएंगे तो वहां जरूर आएंगे. मरकजी बीजेपी हुकूमत के 6 साला दौर में सारे मुल्क को रहन रखवाकर जीडीपी के निचली सतह पर ला लिए जाने वाले माहौल में अपनी आखिरी सांसें बचाने के लिए मुल्क में सीए, एनआरसी व एनपीआर का बहरान मचा देने पर सारे मुल्क के साथ साथ बैरूनी ममालिक में भी ज़बरदस्त एहतजाजात मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं. और आवाम का नमक खाने वाली पुलिस ने मुल्क में अब तक के रिकॉर्ड के तहत ज़बरदस्त तरीके से एहतजाजियों को मार काट कर अंग्रेज़ों के दौर की यादें ताज़ा करवा दी हैं. ऐसे में शहर हैदराबाद में मल्लेपल्ली इलाके के साकिन 65 साला उमर रसीदा जनाब सैयद आरिफुद्दीन बीजेपी के मुतनाज़ा बिल्स के खिलाफ पुलिस की जारहियत के पेश नज़र अकेले ही कुछ बैनर्स थामकर एहतजाज शुरू कर दिए हैं, जो काबिल तवज्जो बन गया. उन्होंने बतलाया कि मुनज़्ज़म एहतजाज को पुलिस की जानिब से ट्रैफिक खलल के नाम पर सबोताज करने की कोशिशें जारी व सारी हैं. लिहाजा अगर सब लोग अकेले ही एहतजाज से जुड़ जाते हैं तो न सिर्फ पुलिस के सरदर्द से बच सकेंगे बल्कि बदनाम ज़माना हुकूमतों और इंसानियत दुश्मन जानवरों को मुल्क से निकाल बाहर करने में भी कामयाब हो जाएंगे. रियासत तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत के मुबैना मुल्क दुश्मन साबित होने वाले सीए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स से मुताल्लिक़ा एक एनपीआर को रियासत में लागू किए जाने वाले माहौल में इनके खिलाफ एहतजाज के लिए बनाई गई टीएस व एपी जेएसी के कन्वीनर व तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर मुश्ताक मलिक की क़ियादत में आज शहर हैदराबाद की विजयनगर कॉलोनी में वाक़ मस्जिद फिरदौस के रूबरू बाद नमाज जुमा
सैकड़ों मुसल्लियों ने जमहूरी मुल्क को दागदार बनाने की कोशिशों वाले NPR के खिलाफ में जबरदस्त एहतजाज किया और रियासती हुकूमत को समझाने की कोशिश की कि अब वक्त आ गया है कि वो सिर्फ ज़मानी जमा खर्च से बचे और मरकजी हुकूमत की चालाकियों को समझते हुए इस बिल को निकाल बाहर करे। भारत की रियासत कर्नाटका में हालिया दिनों में जहां बीजेपी पार्टी ने बड़ी चमत्कारी अंदाज में सत्ता पर कब्जा कर लिया था, वहीं पर बीजेपी के मरकजी हुकूमत के मुतनाज़िया साबित हो जाने वाले बिल्स के खिलाफ में मुनज़्ज़म की गई एक जनसभा को मुखातिब करने के लिए मुल्क के मुस्लिम रहनुमा कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसे ही वहां पहुंचे, एक वहां की साकिन खातून ने स्टेज पर चढ़कर माइक के जरिए भारत की रिवायती तारीखी बिरादरी की यादें ताज़ा करवा दी और भारत जिंदाबाद के नारों के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा दिए। लेकिन भारत के बुम्मनों को यह बात कहां बर्दाश्त होती। हालांकि यही लोग साबिक़ा में पाकिस्तान के दौरे करते हुए वहां की कई दावतें उड़ा भी चुके हैं। लेकिन अभी तो सत्ता का मामला आ गया है, क्योंकि भारत में 6 साल दौर में विकास क्या हुआ है वो छुपाना है। लिहाजा वहां के बीजेपी के सीएम येदियुरप्पा ने इस मौके पर तीर मारने की कोशिश की और बतलाया कि मुतनाज़िया खातून अमूल्या लेवन नामी नेक्सलाइट से ताल्लुक रखती हैं और इसका ताल्लुक इन्होंने कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जोड़ देने की भरपूर कोशिश भी कर डाली है, क्योंकि डूबती नैया को बचाना जो है। लिहाजा बीजेपी हुकूमत ने मुतनाज़िया बिल्स के खिलाफ में जहां सारी दुनिया में एहतजाज चल रहे हैं, वहीं शाहीन बाग का एहतजाज भी इनकी दोनों आंखों में खटक कर रह गया है। लिहाजा अब आपसी रवादारी के एक मसले को चंद मुट्ठी भर लोगों ने मुल्क का नया तनाज़ा घोषित करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ಅವಳ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗಬಾರದು, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರಿಂದ ಇರುವಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕೊನೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಪಿತೂರಿ ಇದರಿಂದ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ನಕ್ಸಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. भारत के मशहूर मक्का मस्जिद बम धमाके, अजमेर बम धमाके और दीगर कई जगहों पर 6 सालों में फसादात के साथ साथ गुजरात में मुसलमानों की नस्लकुशी के तारीखी फसाद वाले माहौल में आज शहर हैदराबाद के दिलसुख नगर में 7 साल कबल हुए बम धमाकों की याददाश्त मनाई गई और उस धमाके में मरने वालों के खानदान वालों के लिए हुकूमती इमदाद का आज 7 सालों बाद मुतालबा भी पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि सारी दुनिया में भारत के मशहूर हो जाने वाले बड़े झूठे अमित शाह की चहेती NIA ने बड़ी कोशिशों के बाद एक तीर मारा था कि उसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ शामिल था। वहीं गुजरात जज मर्डर केस का अभी तक हमारे माहौल में कोई जिक्र तक नहीं है। हालांकि इस सिलसिले में गिरफ्तार किए जाने वाले का सबूत मुहैया ही नहीं किया जा सका, लेकिन मुल्क में हालिया बाबरी मस्जिद का फैसला दिन के उजाले में अवाम के सामने जो लाया गया है, इस सिलसिले में भारत की आवाम ने क्या किया था जो आज कुछ कर सकेगी, है ना। हमारे मुल्क भारत में अरसे दराज से जय श्री राम का नारा लगाकर रावण के कारनामों से मुतासिर माने जाने वाले बीजेपी के मशहूर संबित पात्रा अरसे दराज से खामोश बैठे हुए थे, लेकिन कर्नाटका बीजेपी ने फिर इनको एक बार हलचल में ला दिया है। एक तरफ AIMIM के मुंबई के लीडर वारिस पठान और दूसरी तरफ कर्नाटका में आपसी रिवादारी की मिसाल बनने वाली अमूल्या ने आखिरकार एक बार फिर मुल्क के बुम्मनों को जो दिल में आया कह देने के लिए उकसा ही दिया है। वैसे संबित पात्रा ने इस मौके पर सीधा सीधा कह दिया कि मजलिसी सदर के पास लड़की से माइक छीन लेने की हिम्मत तो रही, लेकिन अपने कारकुनों को वो कुछ भी नहीं कह सकते और यहां तक कह दिया कि इनकी नीयत में खोट भी है। हालांकि मुल्क के मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर करोड़ों लोग मुल्क में जारी हरकतों को
मुल्क दुश्मन मान गए हैं। फिर भी सत्ता बचाने की कोशिशें अभी भी मुल्क में बेहतरीन अंदाज में जारी व सारी हैं। देखें आगे क्या होता है और मुल्क की आवाम कितना सारे मामलात को समझ पाती है। हुए हैं, उनका कोई झंडा बरदार है, तथाकथित लीडर है, तो उनका नाम ओवैसी है, AIMIM पार्टी है। अब याद करिए, शाहीन बाग में आकर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वारिस पठान इत्यादि ने बहुत सारे भाषण किए हैं, उनको मार्गदर्शन दिया है, उनको गाइडेंस भी दिया है। कल ओवैसी जी के मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यह कोई साधारण मंच नहीं था, यह CAA के ऊपर मंच था। CAA के विषय में उस मंच पर बातचीत हो रही थी, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। बंधुगण, जब मंच के पीछे यह सिखाया जाता है तो कभी कभी मंच के आगे हकीकत निकल जाती है। जब मंच के पीछे पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने की बात होती है और मंच के आगे संविधान और तिरंगा पकड़ने का नाटक किया जाता है तो कभी कभी हकीकत मुंह से निकल जाता है। तो यह जो पाकिस्तान जिंदाबाद धड़ल्ले से बोला गया ओवैसी के मंच पर, एक बात स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में खोट जरूर है और वो मुसलमानों को एक कैनन फॉडर के रूप में उनको बरगलाकर, उनके सामने झूठ परोसकर, उनको झूठ बोलकर CAA के प्रोटेस्ट के नाम पर जिस प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं, जिस प्रकार का एक षड्यंत्र रच रहे हैं, वो आज हम सब देख रहे हैं। बंधुगण, पाकिस्तान के जिंदाबाद के जब नारे लगे तो ओवैसी जी ने तुरंत माइक छीन लिया। मेरा सवाल आज केवल ओवैसी जी से नहीं है, मेरा सवाल ओवैसी जी के कई साथियों से है जो अपने आप को आजकल लिबरल्स भी कहते हैं। वहां तो माइक छीन लिया, मगर जब 15 मिनट तक वारिस पठान अनर्गल जहर उगल रहे थे तो वहां माइक क्यों नहीं छीना? उस मंच पर ओवैसी जी भी मौजूद थे, वारिस पठान से एक क्षण के लिए भी माइक नहीं छीना। वारिस पठान क्या कह रहे थे? और याद रखिए, वारिस पठान कोई इंडिविजुअल नहीं है, वारिस पठान ओवैसी जी के पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है, पूर्व विधायक है। और उनका क्या कहना था? पहला वो कह रहे थे, हम छीन के लेंगे आजादी। जब आजादी मांगने पे नहीं मिलती है तो छीन के आजादी लेनी पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं इन तथाकथित लिबरल्स से कि कौन सी आजादी चाहिए आपको? किससे आजादी चाहिए? संविधान से आजादी, हिंदुस्तान से आजादी, देश से आजादी? कौन सी आजादी जो आपको ना हिंदुस्तान की सरकार दे पा रही है, ना हिंदुस्तान का हाई कोर्ट दे पा रहा है, ना हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट दे पा रहा है, जो आपको छीन के लेना पड़ेगा? आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? CAA के मसले पर और बाकी सारे मसलों पर जिसमें भी आपके मन में संशय था, उन सारे मसलों पर आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कुछ विषय में सुनवाई हो चुकी है, फिर भी आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है और आप कह रहे हैं हम छीन के लेंगे आजादी क्योंकि हमें आजादी मिल नहीं रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू ऑल द लिबरल्स, नॉट जस्ट टू मिस्टर ओवैसी, ये बार बार जो आजादी आजादी के नारे लगाते हैं, कौन सी आजादी आपको चाहिए, ये आज आप हमें बताएं। नंबर 2, ओवैसी जी के पार्टी ने कहा कि ये जो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी हुई हैं, ये शेरनियां हैं और अभी तो केवल शेरनियां उतरी हैं और आपके पसीने छूट गए, जब हम उतरेंगे तो आपका क्या होगा? तो इनफैक्ट वी हैव बीन विंडिकेटेड। जो हम कह रहे थे वो सत्य था कि इन दादियों को आपने शील्ड के रूप में, एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। यू हैव यूज्ड द लेडीज ऑफ शाहीन बाग जस्ट एज अ शील्ड टू फर्दर योर कॉज ऑफ हेट्रेड, टू फर्दर योर कॉज ऑफ रॉन्ग एंड फॉल्स प्रोपगेशन। जो प्रोपगेशन आप गलत तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए आपने इन दादियों को एक शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया है। उनको आप शेरनी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जब आप उतरेंगे तो न जाने देश में किस प्रकार का माहौल होगा। और अंत में ओवैसी के पार्टी के लोग जो कहते हैं, और मैं तो कहूंगा ये ओवैसी की पार्टी नहीं, खुद ओवैसी ही कहती है, क्योंकि जैसे गांधी फैमिली इज इक्वल टू कांग्रेस, ठीक उसी प्रकार ओवैसी इज इक्वल टू AIMIM। AIMIM कोई ओवैसी जी से अलग नहीं है। तो अंत में ये पार्टी कहती है, ओवैसी जी कहते हैं 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़। कौन है ये 15 करोड़ और 100 करोड़ कौन है?
ये कौन 15 करोड़ है जो टेक ओवर कर लेंगे 100 करोड़ के ऊपर? देखिए, हिंदुस्तान की जनता मूर्ख नहीं है, ये पढ़ी लिखी बुद्धिमान जनता है, जनगणना के विषय में जानते हैं। और आज ये लोग जनगणना क्यों रोकना चाहते हैं, एनपीआर क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि ये चाहते नहीं ये संख्या सामने आए, किंतु संख्या सामने है। किसकी संख्या लगभग 100 करोड़ है, किसकी संख्या लगभग 15 करोड़ है। आप देश को क्या करना चाहते हैं? आप इस प्रकार के विभाजनकारी बयानों को क्यों जारी कर रहे हैं? आप देश के लोगों को लड़वाना क्यों चाहते हैं? Why are you intimidating people? Why are you instigating violence in this country is my question, not only to Mr. Owaisi, but to all those so-called liberals who are standing behind Mr. Owaisi, who are like Owaisi. बंधुगण, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो ओवैसी की पार्टी ने कल कहा है, यह कंटिन्यूअम में है। आज से कुछ वर्षों पहले उन्होंने 15 मिनट की बात की थी। ओवैसी जी ने कहा था, दूसरे उनके छोटे भाई छोटे ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या होता है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर देखो हम हिंदुओं का क्या करते हैं। और याद करिए, आज से लगभग 1 महीने पहले जब दिल्ली में चुनाव चल रहे थे, उस समय सीएए के एक प्रोटेस्ट में अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 800 सालों तक मुसलमानों ने इस मुल्क पर शासन किया है, हम शासन करने वाले शासक हैं 800 वर्षों तक। मुसलमानों ने इस मुल्क को लाल किला दिया, मुसलमानों ने इस मुल्क को जमा मस्जिद दिया, 4 मीनार दिया, कुतुब मीनार दिया। आपने क्या दिया? ये तो वही बात है, ये तो वही ललकारने वाली बात है कि 100 करोड़ ने क्या दिया भैया? हमने सब कुछ दिया है। वो लाल किला दिया जिस पे तुम्हारे प्रधानमंत्री जाके झंडा फहराते हैं। ये अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान था। और आज उसी ओवैसी के पार्टी के वारिस पठान कहते हैं कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेगी। तो इसको आप समझ रहे हैं ना? ये जो नीयत है, इस नीयत में खोट है। बंधुगण, आई फील अफ्रेड टुडे। I feel afraid today because of the fact that I am reminded of a date, and the date being 16th of August 1946. 16th of August 1946, when the Muslim League in India had given a call. Muslim League in the undivided India had given a call of direct action day. The Muslim League wanted a separate Pakistan, and they wanted the Muslims of the country to show their strength. वो चाहती थी मुस्लिम लीग की जो मुसलमान हिंदुस्तान के हैं वो अपना स्ट्रेंथ दिखाए। नतीजा आप सब जानते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ कलकत्ता में, लगभग 1 हफ्ते तक हुआ, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वीक ऑफ लॉन्ग नाइव्स। हजारों हजार हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। उसका नतीजा हम सब ने देखा था, क्या हुआ है। द मेहम वाज अनलीश्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकाटा। And yet again today we have Mr. Owaisi and his party, almost akin to Muslim League, giving out a call of something like direct action day. मैं पूछना चाहता हूं, क्या फर्क है जिन्ना में और ओवैसी में? जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन कॉल दिया था और ओवैसी की पार्टी ने आज कहा है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेगी। यह भी डायरेक्ट एक्शन कॉल है। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत संवेदना के साथ यह सवाल पूछती है, अगर भाजपा के किसी नेता ने इस प्रकार का कोई बयान दे दिया होता तो आज सारे लिबरल्स, तथाकथित लिबरल्स सड़क पे उतर जाते। ये सारे जो लुटियंस जोन के जो लिबरल्स हैं, ये सारे सड़क पर उतरकर पूरे देश में कोहराम मचा देते। एक भी आज नहीं उतर रहा है, एक भी सवाल नहीं पूछ रहा है। कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका जी, कहां है इनके जो समर्थक? कुछ पत्रकार भी हैं, वो लंदन से आते हैं, यहां पे सेमिनार करके जाते हैं। वो अरुंधति अवार्ड वापसी गैंग, कहां है वो अरुंधति राय? तीस्ता सितलवाड़ कोचिंग सेंटर चला रहे थे, कहां है वो सब? अभी कोई नजर नहीं आ रहा है बंधुगण, क्योंकि ये सब मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। और मैं स्पष्टता के साथ कह दूं, सम्मान के साथ कह दूं,